अब तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 5 का दूसरा भाग। अब आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का तीसरा भाग। आपका स्वागत है। अनुभूतियों के भंवर। ठीक 7 दिन बाद मैं सहपरिवार उस वर्ल्ड स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर तथा स्टेट मैनेजर पार्किंग में ही मिले। मेरे पिता श्री सुरेश चंद्र शर्मा के अतिरिक्त मेरे अभिन्न मित्र श्री राजेश सैनी भी हमें छोड़ने गए थे। वो एक बहुत सुंदर व अद्भुत वास्तुशिल्प से बना टीचर्स ब्लॉक था। थोड़ी ही देर में अगले दिन का टीचिंग चार्ट मेरे घर आ गया। अगले दिन से मुझे कक्षा में जाना था। घर में एक इंटरकॉम था जिससे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट हेडमास्टर को मैंने दी। चार्ट के अनुसार सुबह पहली क्लास 10वीं, फिर मेस एवं इसके बाद प्रेयर के बाद 5वीं, 11वीं व 12वीं थोड़े गैप के बाद। नियम ये था कि सुबह स्टूडेंट्स हॉस्टल से सीधे कक्षा में पहुंचें, फिर अन्य क्रम प्रारंभ। 10वीं के स्टूडेंट्स ठीक उस उम्र के स्टूडेंट्स जैसे एक कविता थी जिस पर बात हुई, शब्दार्थ व अन्य। वो दिन उन्हें समझने का था मेरा, उनका मुझे। उस क्लास के बाद हम लोग मेस पहुंचे, जिसके द्वार पर ही मुझे मेरी टेबल का नंबर बता दिया गया। मेस में सब कुछ किसी बड़े रेस्टोरेंट सा था, स्वच्छ व चमकीला। 10 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर टेबल पर। ब्रेकफास्ट लगना शुरू हुआ। नमकीन दलिया, मीठा दलिया, दूध, चाय, आलू के पराठे, मक्खन, इडली, डोसा, हो सकता है कुछ और भी रहा हो, चाहे जितना लें। मुझे लगा आज स्कूल का कोई विशेष दिन होगा जिसके उपलक्ष्य में इतने प्रकार का नाश्ता है। पास बैठे स्टूडेंट से पूछने पर पता चला कि कोई विशेष दिन नहीं, इतने प्रकार का ब्रेकफास्ट प्रतिदिन ही बनता है। उस स्कूल में स्टूडेंट्स देश व विदेशों की पर्सनैलिटीज के बच्चे थे। वे ऊंचे पॉलिटिशियंस, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन आदि के बच्चे थे। अब वे उस अति महंगे, मेरे हिसाब से, स्कूल में शिक्षा के लिए कितना आए होंगे व क्लासेज पास कर 12वीं के बाद ही एक निश्चित कैरियर उनके हिसाब से में लौट जाने कितना, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। मेस में मेरी चेयर 12वीं के स्टूडेंट्स के साथ थी। वे व अन्य जिस उदारता से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उससे क्लास में पहुंचने तक उनकी एक्टिवनेस की कल्पना मैं कर पा रहा था। हमारी संस्कृत में विद्यार्थी का अल्पाहारी होना एक लक्षण है, परंतु यहां तो ब्रेकफास्ट भारी ही प्रमुख गुण दृष्टिगोचर हो रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद प्रेयर थी जिसमें मेरा परिचय दिया गया। इसके बाद नियमित कक्षाएं शुरू हुई। 4th पीरियड के बाद सभी टीचर्स के लिए चाय बिस्कुट आते थे और सभी स्टूडेंट्स के लिए केवल बिस्कुट। लंच की स्थिति भी वही, 3-4 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल, दही, फल, सब असीमित और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। जिन लोगों ने शिवानी की पुस्तक आमादेर शांति निकेतन पढ़ी होगी, वे इस स्कूल की शैक्षिक नीति को समझ सकते हैं कि उसका स्रोत क्या है। परंतु एक ऐसा अंतर जिससे शांति निकेतन व इस स्कूल का अंतर सुस्पष्ट हो जाता है, वो है इसकी आर्थिक नीति। शिक्षा जब धन कमाने का माध्यम बन जाए तो शिक्षा रह ही नहीं जाती। उस स्कूल में टीचर्स भारत के सबसे बढ़िया टीचर्स में से थे, परंतु अधिकांश
स्टूडेंट्स वैसे नहीं थे, ये सच है। जिन बच्चों को अतिरिक्त सुख सुविधाओं में पाला जाता है और करियर के प्रति उपेक्षा भाव सिखाया जाता है, वे बहुत कम प्रगति कर पाते हैं। अकूत संपत्ति होना अनुचित नहीं, ना कोई भोग ही अनुचित, परंतु ऐसे संस्कार जो बच्चों को सौम्य बनाए व विपरीत परिस्थितियों में अड़िग होना, उसके लिए घर व विद्यालय दोनों का दायित्व है। विडंबना ये है कि प्रायः ऐसा कम हो पाता है। लंच के बाद 1 घंटा विश्राम करके सभी स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, शूटिंग व हॉर्स राइडिंग के लिए आ जाते थे। इन सभी जगह एक एक टीचर की ड्यूटी अनुशासन बनाए रखने के लिए होती थी। शाम 4 बजे के लगभग मेस का टी टाइम था, जिसमें समोसा, मैगी, बिस्किट्स व नमकीन साथ में होती थी। 5 बजे सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल से अपनी अपनी क्लासेस में होमवर्क व सेल्फ स्टडीज के लिए आते थे। ये 2.5 घंटे का कार्य होता था। अब यहां से बैग हॉस्टल में ले जाना होता था, जहां डिनर के बाद जिसका मन हो वो 10 बजे तक पढ़ सकता था। अनेक टीचर्स फैमिली ऐसी थी जो मेस में ना खाकर घर पर ही बनाना खाना पसंद करती थी। इन्हीं में से एक मेरी भी थी। टीचर के लिए खाने के समय मेस में अपनी सीट पर होना आवश्यक था, वो खाए या ना खाए। मेस मैनेजर से कहकर हमने 11 माह के बच्चे के लिए गाय के व अपने लिए भैंस के दूध की व्यवस्था करने की कहा था। वहां पहुंचने के अगली शाम घर की घंटी बजी। बेटे शिवज्ञ को लिए दरवाजा खोला। पास के गांव से एक भैया कैंपस में अन्य घरों में भी दूध देने आते थे। वे ही उस शाम आए थे। मैंने वापस लौटकर पहले बेटे के लिए छोटा डिब्बा लिए गाय का दूध लेने गया। दूध वाले ने पहले बेटे को देखा, फिर मेरी ओर देखकर बोला, गाय का दूध इस बच्चे के लिए चाहिए? मेरे हां कहने पर उसने कहा, सर आज रहने दो, गाय का दूध अब कल से दूंगा। कहने सुनने और समझने को क्या था। उपर्युक्त दूध वाले की घटना के जितने सकारात्मक अर्थ लगाए जा सकते हैं, उतने ही संदेहास्पद भी। कोई इसे भी उसकी व्यावसायिक नीति या स्वयं पर भरोसा जमाने का फंडा बता सकता है, परंतु दुनिया से सच्चाई उठ चुकी है, ऐसा मेरा मन अभी भी नहीं मानता। हां, ये सच है कि अधिकांश व्यक्ति आज अपनी सुविधा व स्वार्थ के कारण जब चाहे अच्छे या बुरे बन जाते हैं। सबके पास अपने गलत कार्यों के विवशतापूर्ण कारण हैं, और जहां गलत करने के कारण हैं, वहां ईश्वर नहीं है। वही ईश्वर जिससे हम अपने बुरे से बुरे समय में चमत्कार की उम्मीद करते हैं, और थोड़ा सा भी अच्छा समय आए तो पराया भुला देते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है अधिकांशतः जिसमें बातें हैं, अनावश्यक विचार हैं, परंतु अल्पतम हैं अनुभूति। चार्ली चैपलिन ठीक ही लिख गए हैं, वी थिंक टू मच एंड फील टू लिटिल। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बीच था जिनकी संवेदनाएं पारिवारिक ग्लैमर के तले भ्रमित हो गई थीं। क्या उनमें से कुछ की संवेदनाओं को मैं मार्ग व विस्तार दे पाया? मेंटर व टीचर के रूप में संस्कार बहुत गंभीर बिंदु है व्यक्ति के जीवन का। मनोविज्ञान ये मानता है कि अधिकांश व्यक्ति आयुगत रूप से बड़े होते हैं, परंतु परिपक्व नहीं। धन के विभिन्न स्रोत हैं
और आदमी यदि ठान ही ले तो अंततः धनाढ्य हो सकता है, परंतु संस्कार नहीं ला सकता, क्योंकि वे क्रय का कोई सामान नहीं, अपने अंदर अनवरत संपादन और प्राप्ति की एक अति सजग प्रक्रिया का प्रतिफल है। बस मुझे 6 स्टूडेंट्स का मेंटर बनाया गया। मेंटर का सामान्य अर्थ हुआ सलाहकार। अब इन स्टूडेंट्स 3 बॉयज 3 गर्ल्स का मैं मेंटर था, परंतु प्रश्न इसका था कि उन्हें किसी सलाह की आवश्यकता थी या नहीं। बोर्डिंग स्कूल में मेंटर कोई प्रोफेशनल नहीं कि वो प्रतीक्षा करे कि कोई आए। वहां मेंटर स्टूडेंट का अभिभावक है, जिसका दायित्व उनका अपने बच्चों की भांति ध्यान रखना व उन्हें उसी प्रकार संस्कारित करना होता है। इस सब के लिए प्रत्येक स्टूडेंट की एक डायरी मेंटेन करनी होती थी, जिसमें उसकी पढ़ाई के स्तर से लेकर उसके स्वास्थ्य व मेंटल डेवलपमेंट तक का ब्यौरा नोट करना होता था और उसे वीकली मीटिंग में हेडमास्टर को बताना होता था। इन बच्चों के माता पिता हमें शाम 5 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते थे और अपने बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते थे। मेंटर उन्हीं स्टूडेंट्स का बनाया जाता था जिनकी क्लास भी हमारे पास हो। मुझे मिले 6 स्टूडेंट्स में से 2 का जिक्र करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट थी कक्षा 10 की, हमेशा बेहद चुप परंतु उद्विग्न सी। मुझे उसके पूर्व मेंटर ने बताया कि उसकी मम्मी गत 3 वर्षों से पेरेंट्स डे पर जिस व्यक्ति को लाती हैं वो हर बार अलग होता है और उसे वो इंट्रोड्यूस कराती है कि ये हैं तुम्हारे पापा। उसकी मम्मी मुंबई में एक मॉडल थी। वो बच्ची पूर्णतः हताश दिखती थी, प्रत्येक गतिविधि में पीछे और उदासीन। मैंने हेडमास्टर से बात की और उस बच्ची को प्रत्येक शाम होमवर्क के लिए घर बुलाने की अनुमति चाहिए। अनुमति मिली और वो ठीक 5 बजे अपने बैग के साथ मेरे घर आई। मैंने उसे होमवर्क करने को कहा और स्टडी भी। इस मध्य हमने उसे फल दिए जो उसने खाए। वो 7 बजे तक पढ़ती रही, फिर हॉस्टल चली गई। उस शाम मैंने उसकी मम्मी से बात की और उनसे 2 निवेदन किए। वो उसके असली पापा का नंबर मुझे दें और अब आगामी पेरेंट्स मीटिंग पर कृपया किसी अन्य को उसके फादर के रूप में ना लाएं। वे मानी, परंतु लगभग 4 घंटे के बाद। उसी रात मैंने उसके पापा को कॉल लगाई। उन भाई को ये पता ही नहीं था कि पिछले 5 वर्षों से उनकी बेटी कहां है। मैंने उन्हें आगामी पेरेंट्स डे पर आने का निवेदन किया। हेडमास्टर को मैं प्रत्येक बात की सूचना देता रहा। बच्ची को आते हुए 4 दिन हो चुके थे कि अगले दिन वो 4 बजे ही घर आ गई। उसने कहा, आज मैं 1 घंटे शिवज्ञ के साथ खेलूंगी और 5 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगी। ये विजय का प्रथम सोपान था, उसका सहज होना। अगले दिन वो 4 से भी थोड़ा पहले आ गई। उससे अगले दिन वो मेस से सीधा हमारे घर। हमने उसे चेंज करके आने को कहा तो गई व फिर शीघ्र ही आ गई। उस दिन मैंने उससे बात की उसके पापा के बारे में। वो गंभीर हो गई और बोली, उन्हें पता भी नहीं कि मैं कहां हूं। मैंने उससे कहा, लेकिन उन्हें पता है कि आप कहां हो और वे रोज रात को आपके बारे में जानकारी लेते भी हैं। वो उसी समय उनसे बात करवाने की जिद करने लगी। इसके लिए मुझे हेडमास्टर की परमिशन लेनी थी, जो उन्होंने दी। उस दिन
5 वर्षों बाद उन पिता पुत्री की बात हुई। उसकी मम्मी को उस रात ही मैंने उस बातचीत का बता दिया। अब वो बच्ची वो नहीं थी जो कुछ समय पूर्व थी। वो मुस्काती थी, रिस्पॉन्स देती थी और खुश रहती थी। हिंदी का जो विशिष्ट शब्द मैं बोलता उसे कक्षा या कहीं भी वो संदर्भहीन ढंग से उच्चारित करती और पॉज देकर कहती, योर वर्ड। उस वर्ष हुई हिंदी और अंग्रेजी की डिबेट्स में वो बच्ची ही फर्स्ट रही। शनैः शनैः एक मरुभूमि सुवासित उपवन में परिवर्तित हो चुकी थी। दूसरा प्रकरण एक बॉय स्टूडेंट का है। वो 11वीं का था, पढ़ाई में ठीक ठाक परंतु अभिनय में बेजोड़। स्कूल के प्रत्येक व्यक्ति की एक्टिंग वो हूबहू कर देता था। सब उससे टाइम पास करते और फिर धिक्कारते कि बर्बाद होना है तो ये एक्टिंग सेक्टिंग किया करो। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक धनाढ़े परिवार से था। वो अनेक बार निराश होकर मेरे पास आता और पूछता कि क्या वो एक्टिंग में सफल हो पाएगा। एक बार जब उसने यही प्रश्न फिर मुझसे पूछा तो मैंने प्रति प्रश्न किया, सफल से क्या मतलब है आपका? कुछ देर चुप रहकर वो बोला, मतलब फेमस। मैंने फिर पूछा, फेमस होने का पता तुम्हें कैसे लगेगा और उससे होगा क्या? आपको तो काम अनवरत ही करना है, इसलिए नहीं कि फेमस होना है, बल्कि इसलिए कि ऐसा करके बिना किसी को हानि किए संतोष मिलता है आपको। उसने बात पकड़ ली। फोन पर उसके पापा मम्मी बात करते ही रहते थे। तय हुआ कि 12वीं के बाद 1 वर्ष के लिए उसे मुंबई भेजा जाएगा। वो यदि असफल रहा तो लौटकर या तो उच्च शिक्षा लेगा या फिर बिजनेस में ही रम जाएगा। अनेक वर्षों से वो एक चैनल विशेष से आने वाले फैमिली सीरियल्स में मुख्य पात्र की भूमिकाएं निभाता आ रहा है। जब तब थोड़ा बहुत उन सीरियल्स को देख पाता हूं तो संतोष होता है। ये मेरे 1 वर्ष के एक मेंटर के रूप में किए गए प्रयास व उनके प्रति फल थे। देश के शीर्ष धनाढ़े परिवारों के उन बच्चों को कक्षा के पाठ्यक्रम से कुछ अधिक संस्कारित करने की मेरी सीमाएं थी। वे बाय एयर दिल्ली उतरते थे, वहां से एसी टैक्सी लेकर एक ऐसे स्कूल में आते थे जो स्कूल से अधिक रिजॉर्ट प्रतीत होता था। सो उन्हें प्रेमचंद के हल्कू, गोबर, धनिया आदि भला समझ कहां आने थे। साहित्य उनमें से अनेक के लिए एक बोझ था। क्या साहित्य शेष के लिए एक संगी है? ये भी एक प्रश्न है। साहित्य अनेक के लिए है तो व्यर्थ ही। अधिकांश लोग बातें करना, बुराई करना और इधर उधर की करना आदि बहुत समर्पण से करते हैं और प्रत्येक बार ऐसा कर थक जाने पर फिर रिक्तता का अनुभव करते हैं। जिस स्थिति के लिए साहित्य से जुड़े वे लोग अधिक उत्तरदायी हैं, जो साहित्य साधक कम साहित्यिक जुगाड़ अधिक है। मंच, मोहल्ला, छत, गड्ढा, दुकान, खोका, पटरी, जहां से मिले लोग पुरस्कार लेते हैं और लेने के जुगाड़ बैठाते हैं। ऐसे में सर्जन कहां रहेगा? मैं जिन स्टूडेंट्स के बीच था उन्हें पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साहित्य और उसमें वर्णित उनकी अनदेखी बातों तक उन्हें पहुंचाना भी मेरा उत्तरदायित्व था। एक मेंटर के रूप में उनके जीवन को दिशा देना उससे भी बड़ा कर्तव्य था मेरा, जिसका मैंने प्रयत्न किया।
जिन एसी कक्षाओं में मैं पढ़ाता था उनकी खिड़कियों में मोटे शीशे लगे थे। जिन हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स चले जाते थे उनमें शीशे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और स्टडी के बीच था दर्पण, जिसमें उन्हें प्रारंभिक व अंतिम रूप से अपना ही रूप दिखता था। मुझे उसी दर्पण को एक खुली खिड़की में परिवर्तित कर देना था, जिससे वे अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया देखें और उन्हें आभास हो कि जो और जितना हम देखते हैं उससे आगे भी कितनी दुनिया शेष होती है। सिडनी जे हैरिस ने लिखा है, द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टर्न मिरर्स इनटू विंडोज। अब तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 5 का तीसरा भाग। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का चौथा भाग। धन्यवाद।